Hello and welcome back to my channel. You are watching Simple Science with me, Monica Chauhan. So, in today's video, we will talk about cell, wall, nucleus, and cytoplasm. If you haven't watched previous videos in which we have discussed about cell, definition of cell, discovery of cell, cell theory, cell membrane, osmosis, and diffusion. In this part, we will study about cell wall, nucleus, and cytoplasm. So, the link of the previous two videos is given in the description. You can watch there if you haven't watched them. So, let's start. Cell structure. Cell structure comprises of individual components. These components include cell wall, cell membrane, cytoplasm, nucleus and cell organelles. अब सेल का जो स्ट्रक्चर होता है वो अलग अलग चीज़ों से बना हुआ होता है. सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस एंड सेल ऑर्गेनेलीज से. तो हम सेल मेम्ब्रेन के बारे में पहले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं. अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके देख लीजिएगा. सेकेंड पार्ट में हमने सेल मेम्ब्रेन के बारे में बात की है. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, सेल वॉल. अब क्या होता है कि प्लांट्स की सेल वॉल में एक आउटर मेम्ब्रेन भी होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर, वो होती है सेल वॉल. ये एनिमल सेल्स में प्रेजेंट नहीं होती, ये सिर्फ प्लांट सेल्स में प्रेजेंट होती है. इट इज़ मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज एंड पेक्टिन. और ये किससे बनी हुई होती है? सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज और पेक्टिन से बनी हुई होती है. अब पेक्टिन क्या होता है? ये होता है सॉल्यूबल, वाटर सॉल्यूबल कार्बोहाइड्रेट्स का ग्रुप होता है पेक्टिन, उससे बनी हुई होती है. सेल कहाँ प्रेजेंट होती है? ज़्यादातर प्रोकैरियोट्स में, एक्सेप्ट मॉलिक्यूट बैक्टीरिया. ये मॉलिक्यूट जो बैक्टीरिया है वो क्लास है बैक्टीरिया की, जो कि हम डिस्टिंग्विश किससे करते हैं? एब्सेंस ऑफ सेल वॉल से. और यूकैरियोट्स में होती है, प्लांट्स में, लेकिन एनिमल्स में हमेशा एब्सेंट होगी. एनिमल्स में कोई सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है, सिर्फ प्लांट में ही सेल वॉल प्रेजेंट होती है. ये मेजर डिफरेंस है एनिमल की सेल में और प्लांट की सेल में, कि प्लांट में सेल वॉल प्रेजेंट होती है, एनिमल में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है. इसके फंक्शंस क्या होते हैं सेल वॉल के? इट प्रोटेक्ट्स द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड अदर सेलुलर कंपोनेंट्स. अब क्योंकि सेल वॉल रिजिड होती है तो ये क्या करती है? ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन और उसके जो अंदर सेल के जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करके रखती है. और इसका मेजर फंक्शन है कि ये प्रेशर वेसल की तरह काम करती है, जिससे ओवर एक्सपेंशन ना हो सेल का, जब वाटर उसके अंदर एंटर करे. अभी हम जब आगे पढ़ेंगे ना तो उसमें देखेंगे कि तीन वर्ड्स होते हैं, टर्म्स होते हैं, जिसमें जब प्लांट में सेल वॉल में जब सेल में जब वाटर एंटर करता है तो वो कैसे सेल वॉल उसको प्रोटेक्ट करती है. इट प्रोवाइड शेप एंड सपोर्ट टू द सेल एंड प्रोटेक्ट देम फ्रॉम मैकेनिकल शॉक एंड इंजरीज. अब क्योंकि सेल वॉल रिजिड होती है तो ये प्लांट की सेल वॉल को शेप और सपोर्ट प्रोवाइड करती है. ऑल्सो हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग वाटर लॉस फ्रॉम द सेल, और वाटर लॉस होने से भी बचाती है. नेक्स्ट है स्ट्रक्चर. अब अभी इसमें हम तीन टाइप का पढ़ेंगे, प्लांट सेल वॉल, फंगल सेल वॉल और बैक्टीरियल सेल वॉल. मतलब प्लांट में कैसी सेल वॉल होती है, फंगल में कैसी सेल वॉल होती है और बैक्टीरियल में कैसी सेल वॉल होती है. प्लांट सेल वॉल जो होती है उसमें तीन लेयर्स होती हैं. पहली प्राइमरी सेल वॉल, जनरली a thin flexible extensible layer formed between the middle lamella and plasma membrane in growing plant cells. तो ये सबसे पहले जो प्राइमरी सेल वॉल होती है ये थिन और फ्लेक्सिबल होती है. ये मिडिल लेमेला और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में फॉर्म्ड होती है प्लांट सेल जब बनता है तब. अब सेकेंडरी सेल वॉल, अ थिक लेयर फॉर्म्ड इनसाइड द प्राइमरी सेल वॉल आफ्टर द सेल इज़ फुली ग्रोन. तो जब सेल पूरी बन जाती है तो एक सेकेंडरी लेयर आती है उसके ऊपर, जो कि मोटी होती है प्राइमरी सेल वॉल से, और वो सेल इट इज़ नॉट फाउंड इन ऑल टाइप ऑफ सेल. ये जो सेकेंडरी सेल वॉल होती है सारे टाइप के सेल में प्रेजेंट नहीं होती है. कुछ सम सेल्स सच एज कंडक्टिंग सेल इन जाइलम possess a secondary wall containing lignin which strengthens and waterproofs the wall.
कुछ में ये क्या करती है, जैसे जाइलम में क्या करती है, ये एक सेकेंडरी वॉल बनाती है जिसमें लिग्निन होता है। लिग्निन क्या होते हैं? लिग्निन होते हैं कि क्लास ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक पॉलीमर्स। ऑर्गेनिक पॉलीमर्स का क्लास होता है लिग्निन। तो मिडिल लेमेला, अ layer rich in pectin, this outermost layer forms the interface between adjacent plant cell and glues together. अब क्या करती है, ये जो मिडिल लेमेला होता है ये पेक्टिन में होती है ज़्यादा रिच, मतलब पेक्टिन ज़्यादा होता है इसके अंदर। पेक्टिन मैंने आपको बताया कि वाटर सॉल्युबल कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। दिस आउटर मोस्ट लेयर फॉर्म्स द इंटरफेस बिटवीन। अब ये आउटर मोस्ट लेयर होती है तो वो क्या करती है, जो पास वाली सेल है और ये वाली जो सेल है उन दोनों को एक दूसरे के साथ ग्लू करती है। जैसे अपन को दो ईंटों को जोड़ने के लिए सीमेंट लगाना पड़ता है उसकी आउटर लेयर, मतलब उस पर, तो वैसे ही एक तरीके से काम करती है उनको जोड़ने का। ये हो गया प्लांट सेल के बारे में। नेक्स्ट है फंगल सेल वॉल। इसका जो मेन कंपोनेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, काइटिन, ग्लूकेन्स एंड प्रोटीन्स। अब ग्लूकेन्स क्या होते हैं, पॉलीसैक्रिहाइड्स डिराइव फ्रॉम डी ग्लूकोज। ये पॉलीसैक्रिहाइड्स होते हैं जो कि ग्लूकोज से, डी ग्लूकोज से मिले हुए होते हैं। और प्रोटीन तो से बना हुआ होता है। काइटिन क्या होता है, फिब्रस सब्सटेंस होता है जिसमें पॉलीसैक्रिहाइड्स होते हैं। अब आप पूछोगे कि भाई ये पॉलीसैक्रिहाइड्स क्या होते हैं। ये एक लॉन्ग चेन होती है कार्बोहाइड्रेट्स की। कार्बोहाइड्रेट्स फॉर एग्जांपल स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन, तो ये सारे पॉलीसैक्रिहाइड्स जो होती है वो लॉन्ग चेन होती है कार्बोहाइड्रेट्स की। नेक्स्ट है बैक्टीरियल सेल वॉल। बैक्टीरियल सेल वॉल जो होती है वो पेप्टिडोग्लाइकन से बनी हुई होती है। ये डिफरेंट होती है प्लांट्स और फंगाई के सेल वॉल से डिफरेंट होती है। और सेल वॉल के बेसिस पे हम लोग, सेल टाइप के बेसिस पे इसको हम ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया बोलते हैं, जो कि हायर क्लासेस में आएगा आपको पढ़ने के लिए इनके डिफ्रेंसिएशन। ओके, अब नेक्स्ट चलते हैं अपन प्लाज्मोलाइसिस। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि कैसे सेल के अंदर जब वाटर एंटर करता है तो सेल वॉल उसको कैसे प्रोटेक्ट करती है। तो इसके 3 टर्म्स हैं। हमने पिछली बार देखा था उसके अंदर कि हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक और आइसोटोनिक क्या क्या होते हैं, हमने पिछले वाले वीडियो में देखा था। तो उससे ही रिलेटेड है ये वाली चीज़। तो प्लाज्मोलाइसिस क्या होता है, जब जो सेल होती है वो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में होती है, मतलब सेल जो है वो अपना वाटर लूज़ कर रही है, वो श्रिंक हो जाती है। ये कंडीशन जो है होती है, ये बहुत ही रेयर कंडीशन होती है। ये बहुत रेयर एक्सट्रीम कंडीशंस में होती है ये वाली। प्लाज्मोलाइसिस प्रोसेस होता है जिसमें सेल जो होती है वो अपना वाटर लूज़ कर देती है। प्लाज्मोलाइज सेल इज़ वन इन विच द सेल मेम्ब्रेन हैज श्रंकन एंड डिटैच्ड फ्रॉम द प्लांट सेल वॉल। इसमें श्रंक हो जाती है, पूरी सिकुड़ जाती है सेल मेम्ब्रेन और वो प्लांट सेल वॉल से डिटैच्ड हो जाती है। ये ऑस्मोसिस का रिजल्ट की वजह से होता है और वो बहुत रेयरली होता है ये नेचर के अंदर। ओके, अब पढ़ते टर्जिड सेल क्या होती है। टर्जिड जब होती है, जब सेल जो होते हैं वो हाइपोटोनिक स्टेट में होता है, मतलब जब वाटर जो होता है वो सेल के अंदर एंटर कर रहा है तो वो फूल जाती है उसकी वजह से। तो वो जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो सेल वॉल के ऊपर जो होती है वो क्या बोलते हैं, प्रेशर लगा रही होती है। टर्जिडिटी इज़ एसेंशियल इन प्लांट सेल टू मेक देम कीप स्टैंडिंग अपराइट। टर्जिडिटी हमारे लिए को क्यों ज़रूरी है, ताकि जो प्लांट है वो अपराइट पोजीशन में खड़ा रह सके, इसलिए टर्जिडिटी जो है वो इम्पॉर्टेंट है प्लांट्स के लिए। अब देखो टर्जिडिटी तो अपन ने बोल दिया, तो उससे पहले अगर टर्जर प्रेशर क्या होता है वो भी आप जान लो कि टर्जर प्रेशर होता है जब कोई force within the cell that pushes the plasma membrane against the cell wall। जब सेल वॉल के अगेंस्ट में प्लाज्मा मेम्ब्रेन अपना फोर्स लगा रही होती है उसे हम टर्जर प्रेशर बोलते हैं। और हमने बोला था कि सेल वॉल इसको क्या करके रखती है, कि शेप प्रोवाइड करके रखती है, प्रोटेक्ट करके रखती है इन सारी कंडीशंस में। तो वो टेंसाइल स्ट्रेंथ है। टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब होता है कि जो मैक्सिमम स्ट्रेस एक चीज़ ले सकती है, विथस्टैंड कर सकती है, जब उसको स्ट्रेच करा जा रहा हो, उसको खींचा जा रहा हो, तो उसको वो कोशिश करती है कि वो ना फटे। वो काम सेल वॉल करती है। ओके, नेक्स्ट है फ्लैसिड सेल।
फ्लैसिड सेल जो होता है वो नॉर्मल कंडीशन होती है। इसका मतलब होता है आइसोटोनिक कंडीशन, जब ना जितना अंदर है पानी उतना ही बाहर है, उस स्टेट को उसको हम फ्लैसिड सेल बोलते हैं। अ फ्लैसिड प्लांट सेल इज़ वन इन विच द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज़ नॉट pressed tightly against the cell wall. This is observed when the plant cell is placed in an isotonic solution, wherein the concentration of solute in the outside is the same as that in the inside of the plant cell. वही बात है कि जो इनसाइड और आउटसाइड में दोनों में कॉन्सेंट्रेशन सेम है, आइसोटोनिक है, तो उसे हम फ्लैसिड सेल बोलते हैं. Let's move on to our next topic, nucleus. Nucleus is a membrane-bound organelle found in eukaryotic cells. It contains the chromosome and associated molecules and control the characteristic and growth of the cell. न्यूक्लियस एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है जो कि यूकेरियोटिक सेल्स में पाई जाती है. इसमें क्रोमोसोम होते हैं और बाकी सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं. और ये क्या काम करती है? ये सेल की ग्रोथ को मेंटेन करके रखती है, उसको कंट्रोल करती है. सबसे पहले न्यूक्लियस किसने डिस्कवर्ड किया? रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में. अब न्यूक्लियस को थोड़ा और डिटेल में पढ़ने से पहले हम कुछ थोड़े टर्म्स हैं उसके बारे में जान लेते हैं कि वो सब क्या होते हैं. क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन्स की, जो कि न्यूक्लियस में पाए जाते हैं. जितने भी लिविंग सेल्स हैं उनके अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है. ये क्या काम करता है? ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कैरी करता है. डीएनए जो हम बोलते हैं डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, वो ये कैरी करता है. द प्रोकैरियोट्स, बैक्टीरिया एंड आर्की typically have a single circular chromosome. जो प्रोकैरियोट्स हैं उनमें सिंगल सर्कुलर क्रोमोसोम होता है और यूकैरियोट्स उसमें क्रोमेटिन फाइबर से बना हुआ होता है. जैसे ह्यूमन बींग्स में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, 23 पेयर्स, जिसमें से 1 पेयर जो होता है वो सेक्स क्रोमोसोम होता है. ओके. डीएनए क्या होता है? ये एक डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है, जैसा कि आपको इस पिक्चर में दिख रहा है. ये एक डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है जिसमें जेनेटिक इंस्ट्रक्शन होते हैं. किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ के लिए, फंक्शनिंग के लिए ये जीन्स कैरी करता है. ये फंक्शनल सेगमेंट्स होते हैं डीएनए के, वो जीन्स होते हैं. ये फंक्शन, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन जो होता है ऑर्गेनिज्म का, वो कैरी करता है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कैरी करता है ये डीएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड. क्रोमेटिन मटेरियल क्या होते हैं? क्रोमेटिन मटेरियल होता है जिसमें ये सारा डीएनए, आरएनए, प्रोटीन्स जो होते हैं, ये सारे एक सेल डिवीजन के वक्त जब फॉर्म होते हैं वो क्रोमेटिन मटेरियल होता है. और ये स्टेनेबल होता है, मतलब हम इसको स्टेन कर सकते हैं. नेक्स्ट है न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर. न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर जो होता है वो, एक तो साइज़ जो होता है न्यूक्लियस का वो वेरी करता है सेल से सेल में. न्यूक्लियस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोलस एंड क्रोमेटिन मटेरियल से बना हुआ होता है. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होती है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ऑल्सो कॉल्ड द न्यूक्लियर एनवेलप, is a double membrane layer that separate the contents of the nucleus from the rest of the cell. अभी जैसे अपन ने सेल में पढ़ा था ना कि सेल मेम्ब्रेन होती है और फिर वो उसके सेल के अंदर वाली चीज़ों को और सेल के बाहर वाली चीज़ों को सेपरेट करके रखती है, वैसे ही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है जिसे हम न्यूक्लियर एनवेलप भी बोलते हैं. ये एक डबल मेम्ब्रेन है जो कि क्या करती है? ये सेपरेट करती है न्यूक्लियस के अंदर जो भी सामान है न्यूक्लियस का, उसको बाहर से, सेल, रेस्ट ऑफ द सेल से. ये एनिमल और प्लांट सेल दोनों में पाया जाता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के ऊपर पोर्स होते हैं जो कि हम न्यूक्लियर पोर्स बोलते हैं. ये पोर्स किसके लिए होते हैं? जब बहुत जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके एक्सचेंज के लिए ये पोर्स होते हैं न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच में. न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है? न्यूक्लियोप्लाज्म को अपन कैरियोप्लाज्म भी बोलते हैं. न्यूक्लियोप्लाज्म इंक्लूड द क्रोमोसोम एंड न्यूक्लियोलस. इसमें क्रोमोसोम और न्यूक्लियोलस होता है. ये इसका क्या काम है कि ये स्ट्रक्चर और शेप मेंटेन करके रखता है न्यूक्लियस का. इट प्लेज अ वाइटल रोल इन ट्रांसपोर्टिंग मटेरियल नेसेसरी फॉर सेल मेटाबॉलिज्म एंड फंक्शनिंग. सेल के फंक्शन को रखने के लिए ये सारे जो मटेरियल्स होता है वो ट्रांसपोर्ट करता है न्यूक्लियोप्लाज्म. नेक्स्ट, न्यूक्लियोलस
एक राउंड और ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर है जो कि न्यूक्लियस के अंदर होता है, और यहाँ पे राइबोसोम्स की असेंबली होती है न्यूक्लियस के अंदर। ओके और क्रोमेटिन मटेरियल जो है हमने अभी टर्म्स में देख लिया था कि क्रोमेटिन मटेरियल क्या होता है। तो इन सब चीज़ों से न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर बनता है। न्यूक्लियस का फंक्शन क्या होता है? न्यूक्लियस का फंक्शन बहुत सिंपल सा है कि ये हेरिडिटी मटेरियल को स्टोर करके रखता है और सेल की ग्रोथ और रिप्रोडक्शन को कंट्रोल करता है, बस। नेक्स्ट टॉपिक है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होता है कि एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है। साइटोप्लाज्म कंसिस्ट ऑफ ऑल द कंटेंट्स आउटसाइड ऑफ द न्यूक्लियस एंड इनक्लोज्ड विद इन द सेल मेम्ब्रेन ऑफ अ सेल। अब न्यूक्लियस के बाहर का जो भी एरिया है सेल मेम्ब्रेन के अंदर और न्यूक्लियस के बाहर, तो जो भी एरिया है वो साइटोप्लाज्म कहलाता है। ओके, मेनली ऑफ वाटर बट ऑल्सो कंटेन, ये ज़्यादातर क्या होता है इसके अंदर वाटर होता है, लेकिन एंजाइम्स भी होते हैं, सॉल्ट भी होते हैं, ऑर्गेनेलीज भी होती है और बहुत सारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स भी होते हैं। तो समझ में आ गया कि सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच का जो पार्ट है, जेल लाइक स्ट्रक्चर है, वो साइटोप्लाज्म होता है। इसमें सेल ऑर्गेनेलीज होते हैं जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल्स, प्लास्टिड्स, इन सब के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अभी इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आप लोग इसको अच्छे से पढ़िए, आप देखिए इसके अंदर सेल वॉल, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म क्या होता है। ओके, thank you so much for watching. Don't forget to subscribe, like and share. Bye.